हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत। सेकेंड जो हमारी बुक है, हिस्ट्री की बुक को हम पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा चल रहा था, प्रारंभिक कथन देख रहे थे। हजारों वर्षों के दौरान यानी कि परिवर्तन की हम पड़ताल कर रहे थे। पड़ताल का मतलब होता है जांच करना। तो हम अलीदृसी के मैप से लेकर आगे की स्थिति को हम पूरा पढ़ चुके थे। नई पुरानी शब्दावलियों को हमने देखा और कैसे हम लोग कॉपी करते थे, नकाफिसिस और कौन थे, नकल कैसे की जाती थी, इन सब चीज को देखा। और नकल के हेर फेर में कुछ कैसे शब्द आपके बदल जाते थे और कैसे उनका मूल अंश या भाव बदल जाता था या उनका अर्थ बदलता था, उसको देखा। नए सामाजिक समूहों को देखा और इसी नए सामाजिक समूह में हमने तकनीकी विकास को भी पढ़ा और कैसे आपका राजपूत कैसे निकला है, राजा का जो पुत्र है उसी से निकला है। कौन कौन से और जातियों ने अपने आप को राजपूत की कैटेगरी में रख लिया था, इन सब को हम लोग देख चुके थे। किस तरीके से उन्हें अपना वर्चस्व बनाया और इन सब पर हम लोग बात कर चुके थे। तो इतना कल हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमें इससे आगे बढ़ना है और आगे पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हमारा क्रम वही है। कोई भी एक बच्चा किसी स्कूल से माइक लेते हैं और चैप्टर की रीडिंग करते हैं और बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से खड़ा हो जाए बेटा प्लीज। आप लोग पढ़ें क्षेत्र और साम्राज्य। खड़े हो जाइए किसी भी स्कूल से, कोई भी बच्चे हो बेटा, खड़े हो जाइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। है कोई बच्चा? अच्छा जी, जीएससी लक्की बाग मैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एटलीस्ट हाथ तो खड़ा कीजिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपने माइक ऑन किया बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। माइक ले ले बेटा। बेटा जस्ट रीडिंग करनी है, इतना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ना है आपको, हिंदी लिखी हो ये नॉर्मली पढ़ना है, पढ़िए, शाबाश। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ कोई नहीं, आप पढ़ लीजिए, कोई भी बच्चा पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर राधापाल। ठीक है बेटा राधापाल, आप पढ़ो बेटा। चौल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगलक अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्लियों के सुल्तान गयासुद्दीन बलवन 1267 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गज तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों के अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटका में, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में मऊबारी, तमिलनाडु में गोड़ी, बंगाल में अवधी, उत्तर प्रदेश में और हिंदवी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष
क्षेत्र की भाषा नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। आप जनता नहीं, अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? ठीक है बेटे, बैठ जाइए। आपको और बच्चा पढ़ेगा अगला पैराग्राफ। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। और बच्चा खड़ा हो कोई? शाबाश। सन 700 तक कई क्षेत्रों में के अपने अपने भौगोलिक आयान तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। यह अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राज्य वंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चौल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या असफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 8 लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति ही बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उप महाद्वीप के अधिकार भाग पर फैले। इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसे परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, ऊंचा संस्कृत तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच में के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं बनती थी। हालांकि उनके चरित्र की बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव उन पर पड़ा था। ठीक है, बहुत अच्छे। जी जी जी, ऐसी लक्कीवा की दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए आप। चलिए थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि एक पैराग्राफ उसमें हो चुका है कंप्लीट। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं क्षेत्र और साम्राज्य। देखिए, क्षेत्र और साम्राज्य में कुछ अंतर होता है। अब साम्राज्य बहुत बड़ा हो सकता है, क्षेत्र आपके जहां आप रह रहे हैं उसके पास पड़ोस का जो रीजन है, एरिया है, उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। लेकिन साम्राज्य बहुत बड़ा होता है। अब अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे, चोल अध्याय 2 में है, तुगलक अध्याय 3 में है, यानी कि तुगलक वंश,
और मुगलों के बारे में चैप्टर नंबर आप 4 में पढ़ोगे। सिंपली मतलब ये है, तुम बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। अब मान लीजिए कोई आपका साम्राज्य है, एक कोई ये क्षेत्र आ गया कुमाऊं का, मान लीजिए ये आपका गढ़वाल का आ गया, ये आपका जोनसार का आ गया, और ये आपका हरिद्वार वाला पार्ट आ गया। तो एक साम्राज्य के अंतर्गत कई छोटे छोटे क्षेत्र आ सकते हैं, ठीक है। दिल्ली के सुल्तान गयसुद्दीन बलबन, ध्यान दीजिए, दिल्ली के सुल्तान थे गयसुद्दीन बलबन, और ये 1266 से लेकर 1287 के बीच इन्होंने शासन किया। तो कह रहे हैं गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृति प्रशस्ति है। कैसे लिखी है? संस्कृत भाषा में प्रशस्ति का मतलब होता है किसी के बारे में उसकी अच्छाइयों का उल्लेख किया गया है, ठीक। और इसको आप चैप्टर नंबर 2 में देखोगे कि आपकी प्रशस्तियां क्या होती है, मैं आपको समझाऊंगा उस समय। उनमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया कि जो आपका गयासुद्दीन, जो आपका बलबन है, उसके बारे में संस्कृति में मिली एक प्रशस्ति में क्या बताया गया कि उनका बहुत बड़ा शासन था। क्लियर है? और कह रहे हैं कि जो पूर्व में बंगाल, अगर आप बंगाल को देखोगे तो बंगाल में बेसिकली गोंड लोग शासन किया करते थे। तो बंगाल में गोंड से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, अगर आप वेस्टर्न में देखो तो गजनी उस समय एक प्रांत था। ध्यान दीजिए, गजनी क्या था आपका? एक प्रांत था, एक राज्य था, तक फैला हुआ था, और संपूर्ण दक्षिण भारत यानी कि द्रविड़ भी आता था। हम दक्षिण भारत को प्राचीन समय में आपका क्या बोलते थे? द्रविड़ बोलते थे। क्या बोलते थे? द्रविड़ बोलते थे। अब कह रहे गोंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भी विभिन्न क्षेत्रों की सेना उनके सेना के आगे पलायन कर जाते थे, यानी कि वो आपका पलायन करने का मतलब होता है आपके चले जाना, ठीक। इतिहासकार विजय अभियान में इन दावों को अतिशोक्तिपूर्ण मानते हैं। कह रहे कि जिस तरह की आप बात कर रहे हो ये बातें अतिशोक्तिपूर्ण है। अतिशोक्तिपूर्ण का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। क्या करना है? बढ़ा चढ़ाकर कि हमारा राजा बड़ा महान था, उसने ये काम किए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये सब चीज क्या है? अतिशयोक्तिपूर्ण है। साथ ही यह समझने की कोशिश करने में लगा है कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेख करते हुए क्यों करते हैं? आखिर में लोगों ने ऐसा किया क्यों? उपमहाद्वीप मतलब, उपमहाद्वीप का मतलब समझिए, ये हमारा भारत है, इधर जल से घिरा है, इधर जल से घिरा है, इधर जल से, और इधर लैंड से घिरा हुआ है ऊपर। तो 3 तरफ से जल से घिरा होने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। अगर पूरा जल से घिरा होता तो हम क्या बोलते हैं? इसको द्वीप। इसलिए क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्लियर है? तो इतना आपको समझ आया होगा। अच्छा, अगर आप कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र की भाषा होगी, उस भाषा के विषय में भी कुछ जानकारी हमको संचित करनी चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए और भाषाओं को पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं कि सन आपका 1318 में बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार, आप कह लीजिए कवि मान लीजिए, बेसिकली बड़े प्रसिद्ध आपके कवि हुए हैं और नाम है अमीर खुसरो। एटा में इनका जन्म हुआ था, यूपी का। और जो आप आजकल आपका तबला देखते हैं, तबला जो बजता है, बेसिकली तबला और कव्वाली को अगर कोई जन्मजात करने वाला है तो वो अमीर खुसरो ही है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये तबले का जो वाद्य यंत्र है उसको अगर किसी ने जन्म दिया है या उसको बनाया है तो किसने बनाया है? अमीर खुसरो ने इसको बनाया है। और कह रहे हैं कि इस देश में हर एक क्षेत्र में एक अलग भाषा है। सिंधी, सिंध वाले प्रांत, लाहौरी जो लाहौर का रीजन है, कश्मीर जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, द्वार समुद्री यानी कि जो आपकी कर्नाटक राज्य में बोली जाती है, तेलंगाना यानी कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, गुजरी यानी कि जो गुजरात की भाषा है, ठीक है। और मालाबारी जो आपके तमिलनाडु का मालाबार रीजन है वहां पर, गोड यानी कि बंगाली, अवधी मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, और हिंदलवी जो आपके दिल्ली आपका वेस्टर्न यूपी और हरियाणा, कुछ पंजाब और गुड़गांव का जो क्षेत्र है, गुरुग्राम, उसी क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत संस्कृत भी है। यानी ये सारी भाषा तो है, एक भाषा आपका संस्कृत भी है। जिस तरीके से आप 1000 भाषाओं को देखते हैं लेकिन कॉमन लैंग्वेज क्या है आज? इंग्लिश है।
उस समय में, प्राचीन समय में क्या थी? संस्कृत थी। ठीक, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी, यह एक प्राचीन भाषा थी जो केवल ब्राह्मण ही जानते थे, आम जनता नहीं। आज इंग्लिश को लोग पढ़े लिखे जानते हैं, गरीब नहीं जानता। तो इसलिए उस समय ब्राह्मण जानते थे। क्लियर है? इसलिए उनकी भाषा हो गई थी। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाई है और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज भी बोली जाती है। अमीर खुसरो ने कुछ भाषाएं बताई हैं, कुछ आज की भाषा है, दोनों को मिसमैच करके देखिए। जो नाम एक से उन्हें रेखांकित की जाए और उनके विभिन्न नाम चारों ओर गोले खींचकर गिरिए। क्या आप जानते हैं या ध्यान देंगे कि समय के साथ साथ भाषाओं के नाम भी बदल जाते हैं? तो इतना फिलहाल आपने देख लिया। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई चीज पूछना हो, कोई चीज आपको समझ ना आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से पूछ लीजिए बेटा। चलिए अब देखिए हुआ क्या। सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने आसपास में भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। आयाम का मतलब है अब चीजें कैसी होंगी, उन चीज को निर्धारण हो गया। ठीक, उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, विशेषता स्पष्ट हो गई। और आप जाते हैं तो आप जानते हैं हर जगह की अपनी संस्कृति है। आप कुमाऊं जाइए, कुमाऊं की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति। गढ़वाल जाइए, गढ़वाल की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति। आप जौनसार जाइए, वहां की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति। आप जौनसार भावर जाइए, वहां भी कुछ आपको अंतर मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके हिमाचल से लगी हुई हैं, उनकी अपनी भाषा, संस्कृति है। तो क्षेत्रीय में भाषा विशिष्टता रूप, ये बड़ी गौरवशाली बात है, जो चीजें पाई जाती है। जब आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़े थे। इन राजवंशों में काफी टकराहटें चलती रहती थी और कभी कभार चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर फैले हुए नहीं हो पाते थे। कैसे हैं कि एक जैसे जब फैलाव आप देख रहे हैं, ये सारे ऐसे नहीं हो पाते थे। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही फैलाव रूप में हमको साम्राज्य मिले। चलिए इतना पढ़ लिया, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लें आप। किसी को डाउट, कोई क्वेरी? देख लिया? कोई डाउट बच्चों, किसी बच्चे का? चलिए देख लिया? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब ये स्थिति थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं वापस। अगर आप ये एक मैप भारत का दिखाया गया है और ये उस समय का मैप है जब इसमें पाकिस्तान और सिंधु नदी का पूरा क्षेत्र भारत में आता था। आप सोचिए, म्यांमार तक भारत में था। म्यांमार ही तो अभी अलग हुआ है, 1835 के आसपास आप पढ़ोगे तो बर्मा को अलग कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या आप देखेंगे, बंगाल तो, और जो आपका पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में डिवाइड हुआ। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए हैं दोनों। उसके बाद कैसे 72 के बाद बांग्लादेश बना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी कभी मौका मिलेगा तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार पूरा देख ले बेटा, जितना हमने पढ़ा है। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी का? चलिए देख लिया? यही थे बंगाल वाला रीजन, पाल वाल, इसी क्षेत्र में। क्लियर है? चलिए अब ये क्षेत्रों को दिखाया गया है। देखिए ये सारे इसमें रीजन है। लाहौर, समान, सुस्ती, हलस्ती, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, मानकपुर, अवध, बिहार, लखनऊती, जाजनगर, मालवा, कोयरा, देवगिरी, तेलंगाना, द्वार संदर्भ और आपके मालाबार, ये सब राज्य इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए हो गया।
तो अब इसमें जो है, अब आपने अमीर खुसरो के बारे में भी एक विशेष जानकारी इकट्ठा करी। अच्छा, अब मुझे बताइए, अब हम आपके लिए बस एक क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के समय में अमीर खुसर रहे, यानी कि किस मुगल बादशाह के समय में, या जो बेसिकली मुगल बादशाह नहीं, दिल्ली सल्तनत थी उस जमाने में, तो क्योंकि बाद में आए मुगल लोग, तो दिल्ली सल्तनत के शासक के समय में अमीर खुसरो रहे हैं, ये आपको बताना है। ये किसके दरबार में रहे हैं, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको एक बार घर जाकर पूरा अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, सारी चीजें आपको बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। और 18वीं शताब्दी में मुगल के पतन ढाल पर था, क्लियर है, यानी कि 1700 के आसपास। और आप जानते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही क्या होने लग गया था, आपका मुगल साम्राज्य का पतन होने लग गया था। तो इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे, एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।